सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का। चैप्टर नंबर 2 है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्लास किसके लिए है? बिजनेस स्टडीज क्लास 11 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था टॉपिक प्रमोटर्स। ठीक है, टॉपिक प्रमोटर्स को हमने कवर किया था। प्रमोटर्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ब्रॉड हेडिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, उसके अंदर प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। एंड वहां पे हमने कवर किया था फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स कौन होते हैं। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पोजीशंस ऑफ प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर का क्या पोजीशन होता है। आपको जो नोट्स है, जो भी बिजनेस स्टडीज का जितना भी नोट्स है, फुल डिटेल नोट्स, ठीक है, जो कि एनफ है आपके एग्जाम के लिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो और वहां पे सारा नोट्स फ्रीली आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो नोट्स आपको तो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, उसका लिंक कहाँ दिया हुआ है? डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो नोट्स के थ्रू हम लोग आ जाते हैं। नोट्स को पहले डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और नोट्स में आ जाना, हो सके तो प्रिंट आउट निकलवा लेना ताकि इजी रहे पढ़ने में। पेज नंबर 29 में आ जाओ, पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स। ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स, पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स। ये जो प्रमोटर्स हैं ये होते कौन है, इनका क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है कंपनी बिजनेस के साथ। ठीक है, आज का टॉपिक का नाम क्या है? पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स। नाउ प्रमोटर्स आर पर्सन्स, ग्रुप और इंडिविजुअल्स जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है एक नया बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, एक नया कंपनी बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। ठीक है, हर वो पर्सन जिसने इनिशिएटिव लिया है टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी बिजनेस, हर वो पर्सन जिसने इनिशिएटिव लिया है टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी बिजनेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स। ठीक है, प्रमोटर्स कौन होते हैं? हर वो पर्सन जिसने इनिशिएटिव लिया है टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी बिजनेस, उसको हम लोग बोलते हैं प्रमोटर्स। तो क्या लिखा हुआ है? पोजीशन ऑफ द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स, देखो सबसे पहला बात, प्रमोटर्स कोई कंपनी का एजेंट नहीं है। कंपनी और प्रमोटर के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशनशिप नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कंपनी और प्रमोटर्स के बीच में क्या प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशनशिप है, तो इसका आंसर होगा नो। Promoters are not the agents of the company, neither they are the trustees of the company. Promoters कंपनी के एजेंट भी नहीं है, promoters कंपनी के ट्रस्टी भी नहीं है। ठीक है, ना ही promoters कंपनी के एजेंट्स हैं और ना ही promoters कंपनी के ट्रस्टी हैं। तो ना ही वो लोग एजेंट होता है, ठीक है, उनका पोजीशन क्या है? क्या promoters कंपनी के एजेंट है? नहीं। क्या promoters कंपनी के ट्रस्टी है? नहीं, वो भी नहीं है। ठीक है, तो promoters का कैसा रिलेशन होता है? फिड्यूशियरी रिलेशन होता है। प्रमोटर्स का कैसा रिलेशन होता है? फिड्यूशरी रिलेशन होता है अलोंग विद द कंपनी। देखो क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 29 में आ जाना नोट्स में। द पोजीशंस ऑफ द प्रमोटर्स, देयर लीगल पोजीशन इज एज अंडर। फर्स्ट पॉइंट लिखा है, दे आर नाइदर द एजेंट्स और नॉट द ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी। प्रमोटर्स ना ही कंपनी के एजेंट्स होते हैं और ना ही कंपनी के ट्रस्टी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग क्लियर करते हैं, प्रमोटर्स एजेंट भी नहीं है कंपनी के और प्रमोटर्स ट्रस्टी भी नहीं है कंपनी के। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? प्रमोटर्स आर पर्सनली लायबल फॉर द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब जब कंपनी नया स्टार्टअप होता है, जब कंपनी नया फॉर्म किया जा रहा है, तो शुरुआती स्टेज पे जितना भी कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी एंटर कर रहा है, उन सारा कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पर्सनली कौन लायबल रहेगा? प्रमोटर्स। ठीक है, प्रमोटर्स लोग ही आइडिया लेके आए बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, तो प्रिलिमिनरी स्टेज पे कंपनी जितना भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पर्सनली कौन लायबल रहेगा? अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी को भी अगर हार्म होता है, किसी को भी अगर कोई नुकसान होता है, कोई लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, तो promoters will be held personally liable। मतलब promoters are personally liable for all the preliminary contracts which are entered into by the company। Promoters are personally liable for all the preliminary contracts that are entered into by the company। तो सबसे पहला बात, क्या promoters एजेंट होते हैं? नहीं, कंपनी के एजेंट नहीं है। क्या promoters कंपनी के ट्रस्टी हैं? नहीं, कंपनी के ट्रस्टी भी नहीं है। ठीक है, promoters are held personally liable for all the contracts, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंपनी एंटर कर रहा है एट द इनिशियल स्टेज, जब कंपनी बनाया जा रहा है, जो कंपनी को फॉर्म किया जा रहा है कंपनी बिजनेस को, और इनिशियल स्टेज पे कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी एंटर कर रहा है किसी और के साथ, कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है किसी और के साथ,
प्रीलिमिनरी स्टेज पे मतलब जब कंपनी फॉर्म हो रहा है तब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के कारण अगर दूसरे पार्टी को कोई लॉस होता है, कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, तो उसके लिए कौन लायबल रहेगा? प्रमोटर्स विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर ऑल द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर एंटर इनटू बाय द कंपनी। ठीक है, मतलब शुरुआती स्टेज पे कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट के कारण अगर किसी दूसरे पार्टी को लॉस हो रहा है तो वो लॉस के लिए कौन लायबल रहेंगे? प्रमोटर्स। ठीक है, ये पोजीशन है प्रमोटर्स का। थर्ड एंड फॉरमोस्ट क्या लिखा है? प्रमोटर्स एंजॉय अ फिड्यूशियरी पोजीशन। मतलब देखो मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, प्रमोटर्स का एक फिड्यूशियरी रिलेशन होता है, दे एंजॉय अ फिड्यूशियरी पोजीशन इन द बिजनेस। ठीक है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द गुड फेथ। मतलब प्रमोटर्स का कंपनी के साथ एक फिड्यूशियरी रिलेशन है, मतलब प्रमोटर्स के ऊपर कंपनी रिलाई कर रहा है, कंपनी उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रमोटर्स ट्रस्टी हो जाएंगे। ठीक है, कंपनी उसके ऊपर रिलाई कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द गुड फेथ। ठीक है, प्रमोटर्स का कैसा रिलेशन है? फिड्यूशियरी रिलेशन है along with the company business with the company. This position does not allow a promoter to earn secret profits. अब देखो प्रमोटर सीक्रेट प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि प्रमोटर्स ने नया बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए आइडिया लेके आया और शुरुआत में जो भी प्रॉफिट्स हुआ प्रमोटर्स ने अपने पॉकेट में रख लिया। नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। प्रमोटर्स कैन नॉट अर्न सीक्रेट प्रॉफिट फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, प्रमोटर्स के पास ये पावर नहीं है कि वो लोग सीक्रेट प्रॉफिट्स अर्न कर सके कंपनी से। If the promoters earn secret profits, the company cancels the contract and recovers the same from the promoters. ठीक है, अगर promoters ऐसा पाया गया कि कोई promoters ने अगर कोई secret profit earn किया है तो कंपनी के पास पावर है कि कंपनी उसका कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, और उसका प्रॉफिट्स को छीन लेगा उससे। ठीक है, cancels the contract and recovers the same from the promoters. तो promoters का एक fiduciary relation होता है along with the company that is depending upon the good faith. ठीक है, और कंपनी के पास पावर्स है कि अगर ऐसा पाया गया कि प्रमोटर्स ने अगर कोई सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है तो कंपनी क्या करेगा? तुरंत उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा और जितना भी प्रॉफिट्स जो प्रमोटर्स ने सीक्रेटली अपने पास रख लिया था वो सीक्रेट प्रॉफिट्स कंपनी वापस ले लेगा प्रमोटर्स से। ये कंपनी के पास पावर्स है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स। क्लियर है, तो पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स का अगर बात करें तो प्रमोटर्स, क्या प्रमोटर्स कंपनी के एजेंट है? नहीं। क्या प्रमोटर्स कंपनी के ट्रस्टी है? नहीं। प्रमोटर्स आर हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी। अगर कंपनी इनिशियल स्टेज पे जब कंपनी को बनाया जा रहा है उस स्टेज पे कंपनी कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है और उसके लिए अगर किसी को लॉस हो रहा है, सपोज कंपनी ने इनिशियल स्टेज पे किसी एक के साथ एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया और उस केस में सामने वालों को लॉस हो गया, किसी भी कारण से लॉस हो गया, तो फॉर सच लॉस, ठीक है, उसके लिए कंपनी लायबल नहीं रहेगा, प्रमोटर्स विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल। सो प्रमोटर्स आर हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर ऑल द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स दैट हैड एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी एट द इनिशियल स्टेज। उसके बाद क्या प्रमोटर्स सीक्रेट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? नहीं। प्रमोटर्स का कैसा रिलेशनशिप है कंपनी के साथ? फिड्यूशियरी रिलेशन दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द गुड फेथ। ठीक है, प्रमोटर्स का पोजीशन क्या है? फिड्यूशियरी पोजीशन है, फिड्यूशियरी रिलेशन है कंपनी के साथ। प्रमोटर्स का फिड्यूशियरी रिलेशन है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द गुड फेथ। प्रमोटर्स क्या सीक्रेट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं कंपनी से? नहीं। अगर कंपनी को पता चला कि प्रमोटर्स ने कोई सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करके, तो कंपनी क्या करेगा? तुरंत उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, कंपनी क्या करेगा? तुरंत उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा और कंपनी क्या करेगा कि जो भी सीक्रेट प्रॉफिट प्रमोटर्स अर्न कर रखा है उसको वापस खींच लेगा। ठीक है, उसको प्रमोटर्स से वापस ले लेगा। सो ये था पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक में, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स टू बी रिक्वायर्ड बाय द प्रमोटर। ठीक है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर। प्रमोटर को क्या क्या प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ता है? ठीक है, प्रमोटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है कंपनी बिजनेस स्टार्टअप करने का, इनिशिएटिव लिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स। ठीक है, प्रमोटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी बिजनेस स्टार्टअप करने का इनिशिएटिव लिया है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर को क्या क्या प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाना पड़ता है, तो हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक इसको कवर करेंगे। ये एक बड़ा टॉपिक है। व्हाट आर द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर। सो टॉपिक का पहले नाम दे दो, रनिंग नोट बनाते चलना साथ साथ। प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स
प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रमोटर्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, देखो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का जो प्रमोटर्स को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। एक होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड दूसरा होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, देखो क्या लिखा है, तब टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्रमोटर्स आर, नंबर 1 गिवन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स में एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे मोआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो दीज आर द टू प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स जो एक प्रमोटर को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, कंपनी बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए। पहला तो क्या लिखा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, देखो क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 30 में आ जाओ नोट्स में। अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, तो हाईलाइट कर लो वर्ड लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट मतलब ये डॉक्यूमेंट को हम लोग यूज कर सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लीगल डॉक्यूमेंट क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर लीगल डॉक्यूमेंट है इट मींस इट कैन बी केप्ट एज एन एविडेंस, उसको एज एविडेंस हम लोग उसको सबमिट कर सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उसको हम लोग कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैसा डॉक्यूमेंट है, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लोग कोर्ट तक ले जा सकते हैं, ठीक है, which defines the relationship of the company with the shareholders। तो कौन सा डॉक्यूमेंट डिफाइन करता है रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द शेयरहोल्डर, शेयरहोल्डर का कंपनी के साथ कैसा रिलेशन है, ये क्या कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ डिफाइंड है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है which defines the legal relationship of the company with the shareholders। It describes the company's name, physical address of the registered office। क्या क्या लिखा रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कंपनी का नाम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो क्या क्या लिखा रहेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कंपनी का नाम लिखा हुआ रहेगा, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, कंपनी का नाम क्या है ये कहाँ लिखा रहेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी लिखा रहेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, कहाँ लिखा हुआ रहेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर सकते हैं, और जिसमें ये लिखा रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा रहेगा कि शेयर होल्डर का कंपनी के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनीज नेम क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है कंपनी का, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, ठीक है, कहाँ पे है, चेन्नई में है, कहाँ पे है, वो प्रॉपर एड्रेस दिखा होना चाहिए, ठीक है, फिजिकल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स भी लिखना पड़ेगा, कौन कौन शेयर होल्डर है, मतलब सबका तो नहीं लिख सकते, ठीक है, जो प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स है उनका नाम, नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है, नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स ये भी लिखना पड़ेगा, कहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, शेयर होल्डर्स का भी हमको नाम मेंशन करना पड़ेगा, नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है, कहाँ मेंशन करना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, कंपनी कितना शेयर ऑफर कर सकता है पब्लिक को, कंपनी ने एक्चुअली में कितना शेयर ऑफर किया है, पब्लिक ने ऑफर किया हुआ शेयर्स में से कितना परचेज किया है, ठीक है, ये सारा बात कहाँ मेंशन किया हुआ रहेगा, ठीक है, कंपनी बेसिकली क्या मेंशन किया हुआ रहता है कंपनी का ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का ऑथराइज कैपिटल मेंशन रहता है। व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी मार्केट से पब्लिक से रेज कर सकता है, ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल की मिनिमम कैपिटल, आंसर है मैक्सिमम कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी मार्केट से रेज कर सकता है बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी मार्केट से रेज कर सकता है, पब्लिक से ले सकता है, उसको बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी पब्लिक से ले सकता है, मार्केट से रेज कर सकता है बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक। तो ये लिखा हुआ रहेगा नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, वहां पे लिख लेना, इट इज द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन
इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, तो आंसर क्या होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। विच इज द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, आंसर क्या होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी एंड नो कंपनी कैन अंडरटेक द एक्टिविटीज दैट आर नॉट कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा है, कोई भी कंपनी वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। मतलब कंपनी वही एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, मोआ में लिखा हुआ है। ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है, कंपनी उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड सर्टेन क्लॉजेस। अब मेमोरेंडम एसोसिएशन में कुछ क्लॉजेस दिया हुआ है। ठीक है, क्लॉजेस मतलब क्या होता है, पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स मेंशन किया हुआ है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, कैसा डॉक्यूमेंट है, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैसा डॉक्यूमेंट है, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट जो क्या डिफाइन करता है, शेयर होल्डर का रिलेशन अलॉन्ग विद द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट जो डिफाइन करता है शेयर होल्डर का रिलेशनशिप अलॉन्ग विद द कंपनी। इसमें क्या क्या लिखा रहेगा, पहला तो कंपनी का नाम लिखा हुआ रहेगा, रजिस्टर ऑफिस कहाँ है कंपनी का, ठीक है, उसका फिजिकल रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे है ये मेंशन रहेगा। ठीक है, कौन कौन शेयर होल्डर है, नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स मेंशन किया हुआ रहेगा, कैसे शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ये मेंशन किया हुआ रहेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, दैट इज द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी वही सारा काम कर सकता है जो उसके मेमोरेंडम में मेंशन है, जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गिवन है। कंपनी वो काम नहीं कर सकता जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गिवन नहीं है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। इसमें क्या क्या मेंशन रहेगा, कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, कौन कौन शेयर होल्डर्स है, नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स, कैसे शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे शेयर्स को दिया गया है पब्लिक को, ठीक है, कैसे शेयर्स को बांटा गया है पब्लिक में। ठीक है, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब उसके क्लॉजेस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, मोआ के कितने क्लॉजेस हैं और क्या क्या है आइए पढ़ लेते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में हम लोग जान रहे हैं धीरे धीरे। आर्टिकल्स को हम लोग बाद में कवर करेंगे, अभी हम लोग क्लॉजेस पढ़ते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्या क्या क्लॉजेस हैं, तो देखो सबसे पहला क्लॉज क्या होता है, नेम क्लॉज। सबसे पहला क्लॉज क्या होता है, नेम क्लॉज, मतलब कंपनी का नाम क्या है, कंपनी किस नाम से रजिस्टर्ड है। तो नेम क्लॉज कंटेन्स द लीगल एंड रिकॉग्नाइज्ड नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लॉज का मतलब होता है पॉइंट्स। जैसे आप अपना कॉपी में पॉइंट्स बना के लिखते हैं उसको क्लॉजेस बोलते हैं। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सबसे पहला क्लॉज क्या होता है, मोआ का सबसे पहला क्लॉज क्या होता है, पहला क्लॉज होता है नेम क्लॉज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पहला क्लॉज क्या होगा, नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या मेंशन रहेगा, कंपनी किस नाम से रजिस्टर्ड है, कंपनी किस नाम से बना है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखो, इट कंटेन्स द लीगल एंड रिकॉग्नाइज्ड नेम ऑफ द कंपनी। कैसा नाम है, जो तो नाम नहीं है, आंडू पांडू नाम नहीं है, लीगल है, मतलब इसको लॉ के थ्रू इसको मान्यता मिला है। ठीक है, इट इज द लीगल एंड रिकॉग्नाइज्ड नेम ऑफ द कंपनी which has been approved by the registrar of company। नाम हम लोग खुद से दे सकते हैं क्या, हाँ दे सकते हैं, बट उसको अप्रूवल कौन देगा, उसको अप्रूव कौन करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। पिछले वीडियो में हमने बता रखा है कि कोई भी नाम हम लोग सोचेंगे, हम लोग रजिस्ट्रार को बताएंगे जरूर, अगर वो नाम अवेलेबल रहेगा, पहले से वो नाम से कोई उस पर्टिकुलर नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड अगर नहीं है तभी उस नाम को अप्रूवल मिलेगा और रजिस्ट्रार उसको अप्रूव्ड करेगा। ठीक है, तो नेम क्लॉज में क्या होता है, इट इज द लीगल एंड रिकॉग्नाइज्ड नेम ऑफ द कंपनी व्हिच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का मतलब आरओसी, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, आरओसी। तो नेम क्लॉज में क्या होता है, इट इज द लीगल एंड रजिस्टर्ड नेम ऑफ द कंपनी। नेम क्लॉज में होता क्या है, इट इज द लीगल एंड रजिस्टर्ड नेम ऑफ द कंपनी that has been approved मतलब given permission, that has been जिसके ऊपर कंसेंट मिला है, जिसके ऊपर अप्रूवल मिला है, किसका, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, नेम क्लॉज, इट कंटेन्स द लीगल एंड रिकॉग्नाइज्ड नेम ऑफ द कंपनी व्हिच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सेकंड पॉइंट होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है रजिस्टर्ड ऑफिस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सेकंड पॉइंट होता है रजिस्टर्ड ऑफिस, की कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में सिचुएटेड है। ठीक है, किस स्टेट में, किस सिटी में सिचुएटेड है, फिजिकली उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है। हर कंपनी का ब्रांचेस होता है, ठीक है, ब्रांचेस हो सकता है, रजिस्टर्ड ऑफिस भी होगा। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस, जैसे मान लो कोई कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में है, कोई कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है, किस स्टेट में सिचुएटेड है, किस सिटी में सिचुएटेड है। एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं चाहिए, लेकिन किस स्टेट में है, किस सिटी में, ये मेंशन करना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्या लिखा हुआ है,
रजिस्टर ऑफिस क्लॉज इट शोज द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी लोकेटेड। तो रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में ये लिखा रहेगा कि किस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है, किस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है, ये मेंशन रहेगा कहां पे, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहला क्लॉज क्या होता है, नेम क्लॉज, दूसरा क्लॉज क्या होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में ये मेंशन रहेगा कि कंपनी का रजिस्टर ऑफिस किस स्टेट में सिचुएटेड है, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है, किस सिटी में सिचुएटेड है, ये लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, फिर देखो क्या लिखा है, एग्जैक्ट एड्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड। अब एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं चाहिए ना, जैसे एग्जैक्ट एड्रेस मान लो 4/2B, ठीक है, पंडितिया रोड एंड सो ऑन, ये तो नहीं चाहिए, एग्जैक्ट एड्रेस का रिक्वायरमेंट नहीं है। वी डोंट नीड एग्जैक्ट एड्रेस, बट एटलीस्ट वी नीड टू नो द स्टेट वेयर द रजिस्टर ऑफिस इज सिचुएटेड और द सिटी वेयर द रजिस्टर ऑफिस इज लोकेटेड इन। ठीक है, जिस स्टेट में है, जिस सिटी में, वो बता दो। इट शुड बी गिवन टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जहां से कंपनी रजिस्टर्ड हुआ वहां से 30 दिन के अंदर हमको ये इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, रजिस्ट्रार को हमको ये इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि हमारा रजिस्टर ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है, फिजिकली वो रजिस्टर ऑफिस किस स्टेट में है, किस सिटी में है, ये इंफॉर्मेशन हमको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। कितना दिन के अंदर, 30 डेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, वहां से 30 दिन के अंदर हमको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि हमारा जो रजिस्टर ऑफिस है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है, किस सिटी में लोकेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहला क्लॉज क्या था, नेम क्लॉज, दूसरा क्या क्लॉज क्या था, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज। ठीक है, थर्ड क्लॉज में आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्लॉज। किस लिए बनाया गया है कंपनी, ये कंपनी काम क्या करता है। ठीक है, ये कंपनी किस लिए बनाया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड क्लॉज आता है ऑब्जेक्टिव क्लॉज, कि ये कंपनी किस लिए बनाया गया है। ये कंपनी पेन बनाने का काम करता है, या पेन बनाने का काम करता है, मोबाइल फोन बनाने का काम करता है, कुछ सर्विस देने का काम करता है, किस लिए बनाया गया है। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी दो तरह क्लॉज होता है, एक होता है मेन क्लॉज, जो मेन क्लॉज ये बताएगा, मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज ये बताएगा कि एग्जैक्टली कंपनी किस लिए बना है, मतलब उसका मेन काम क्या है। और मेन काम को छोड़ के भी अगर दूसरा कोई काम भी वो लोग करता है तो वो अदर क्लॉजेस में, अदर ऑब्जेक्ट क्लॉज में आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, This clause summarizes the objective for establishing the company, मतलब कंपनी क्यों बनाया गया है, क्यों एस्टैब्लिश किया गया है, क्यों उसको फॉर्म किया गया, कंपनी को क्यों फॉर्म किया गया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बताता है। ठीक है, The objectives of the company are classified into two sub clauses, main objects and other objects. Main objects में क्या लिखा रहेगा, The sub clause contains the main objects of the basic purpose for which a company is formed. ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट में लिखा रहेगा कि मेनली वो किस काम के लिए बनाया गया उस कंपनी को, और उस मेन काम को छोड़ के अगर कंपनी कोई दूसरा काम भी करता है तो उसको अदर क्लॉजेस में, अदर ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज ये बताता है कि कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, उनका लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर्थ क्लॉज इज लायबिलिटी क्लॉज। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, कंपनी के जो मेंबर्स है, उनका लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड है। देखो, कंपनी जो होता है ना, बेसिकली 3 तरह का होता है। एक होता है लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और एक होता है अनलिमिटेड कंपनी। बेसिकली अनलिमिटेड कंपनी बोल के दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, ये बस बुक में पाया जाता है। तो ज्यादातर 99% केसेस में जो कंपनी मिलता है वो मिलता है लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब शेयर होल्डर ने जितना का शेयर परचेज किया है वो उतना रुपया ही देने के लिए लायबल है। शेयर होल्डर ने जितना का शेयर परचेज किया है वो उतना रुपया ही देने के लिए लायबल है। सपोज कोई शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है। अब फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। फेस वैल्यू इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ठीक है, सपोज फेस वैल्यू 10 रुपया है, हमने 1000 शेयर्स परचेज किया है, कोई कंपनी का 1000 शेयर्स परचेज किया है। एक शेयर होल्डर है, ठीक है, उसने कंपनी का 1000 शेयर्स परचेज किया है। तो एक बात बताओ, 1000 शेयर्स के ऊपर अगर एक शेयर का दाम 10 रुपया है तो 1000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपया के हिसाब से शेयर होल्डर कितना देने के लिए लायबल है, 10,000। अगर एक शेयर का दाम 10 रुपया है, ठीक है, और हमने कंपनी का 1000 शेयर्स परचेज किया है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, हमने कंपनी का 1000 शेयर्स परचेज किया है, तो 1000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपया के हिसाब से शेयर होल्डर कंपनी को टोटल कितना रुपया देने के लिए लायबल है, 10,000। ठीक है, मतलब शेयर होल्डर का जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड और परचेज्ड बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स
सब्सक्राइब्ड और परचेज बाय द शेयर होल्डर, इसी को बोलते हैं लायबिलिटी क्लॉज। मतलब शेयर होल्डर का लायबिलिटी ना लिमिटेड है, जितना का हमने शेयर परचेज किया उतना ही रुपया देने के लिए लायबल है, उससे ज्यादा 1 रुपया हम नहीं देने वाले हैं, ठीक है। ये होता है लिमिटेड बाय शेयर्स में। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स लोग ना शेयर परचेज नहीं करता, ठीक है, वो लोग शेयर होल्डर नहीं होते, लोग मेंबर्स होता है, और वो लोग गारंटी देता है कि अगर कल को कंपनी बंद होगा, कल को कंपनी वाइंड अप होगा, तो वो लोग एक स्पेसिफिक अमाउंट कंपनी को दे देगा, ठीक है। जब कंपनी बंद होगा, वाइंड अप होगा, लिक्विडेशन में जाएगा, क्लोज होगा, कंपनी बंद होगा, ठीक है, तो शेयर होल्डर्स लोग, तब मेंबर्स लोग क्या करेंगे, तो कंपनी के जो मेंबर्स है वो लोग एक फिक्स्ड अमाउंट कंपनी को दे देंगे, वो होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होता है, जहां पे शेयर होल्डर्स का, मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर्स का लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स परचेज बाय द शेयर होल्डर, ठीक है। सपोज मेरा, हम लोगों ने 1000 शेयर्स खरीदा था 10 रुपया वाला, तो हमको कितना रुपया देना था, 10,000 रुपया। हमने कंपनी को अभी तक सिर्फ 9000 ही दिया है, हमने कंपनी को अभी तक सिर्फ 9000 का पेमेंट किया है, तो कितना रुपया हम और देंगे कंपनी को, मैक्सिमम 1000 रुपया, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट कितना रुपया देंगे, 1000 रुपया। हमने 1000 शेयर परचेज किया था, 1000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से कितना बनता है, 10,000। हम ऑलरेडी कंपनी को कितना दे रखे हैं, 9000, तो मैक्सिमम और कंपनी को कितना रुपया देंगे, रिमेनिंग अमाउंट 1000। इसलिए लायबिलिटी क्लॉज बोलता है कि शेयर होल्डर का लायबिलिटी, मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी क्लॉज। देखो यही बात लिखा हुआ है, इट स्टेट्स द एक्सटेंट टू विच द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर लायबल टू डेट ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। मतलब अगर कंपनी ने कोई अगर उधारी ले रखा है ना, तो उसके लिए शेयर होल्डर्स लायबल नहीं है। कंपनी अगर बैंक से लोन ले रखा है तो उसके लिए शेयर होल्डर्स आर नॉट लायबल, वो कंपनी चुकाएगा, शेयर होल्डर उसके लिए लायबल नहीं है। शेयर होल्डर कितना रुपया देने के लिए लायबल है, जितना उसका उसने शेयर परचेज किया है, ठीक है, इन द इवेंट ऑफ बीइंग वुंड अप। कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा रहता है, दिस क्लॉज स्टेट्स द कंपनीज ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज आता है कैपिटल क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज के बाद नेक्स्ट क्लॉज क्या आता है, कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या मेंशन रहेगा, फिफ्थ पॉइंट आता है कैपिटल क्लॉज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में मेंशन रहेगा कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जिसका दूसरा नाम होता है रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का दूसरा नाम क्या होता है, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। इसका और एक नाम क्या होता है, नॉमिनल शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या फिर नॉमिनल शेयर कैपिटल। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी मार्केट से ले सकता है, पब्लिक को अपना शेयर इशू करके मैक्सिमम कैपिटल जो मार्केट से ले सकता है, पब्लिक से ले सकता है, उसी को बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, और ये कैपिटल क्लॉज में मेंशन रहता है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो कैपिटल क्लॉज है, फिफ्थ है कैपिटल क्लॉज, उसमें क्या मेंशन रहता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो पब्लिक से कंपनी ले सकता है, मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी पब्लिक से ले सकता है, उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल शेयर कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल शेयर कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट आता है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज, देखो क्या लिखा हुआ है, इन दिस क्लॉज द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट को साइन किया है, स्टेट देयर इंटेंशन टू बी एसोसिएटेड विद द कंपनी एंड ऑल्सो गिव देयर कंसेंट टू परचेज क्वालिफिकेशन शेयर्स, ठीक है। मतलब ये क्लॉज क्या बताएगा कि हम लोग एसोसिएट हो रहे हैं कंपनी के साथ, हम लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जो सिग्नेटरीज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया है, वो लोग अपना कंसेंट देगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी बात लिखा है वो सब सही है, और वो लोग अपना क्वालिफाइड शेयर्स परचेज करने वाला है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्लॉजेस, ठीक है। यहाँ तक की टॉपिक कवर हो गया है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, इट इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, इट इज द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, जिसमें क्या क्या मेंशन रहता है, कंपनी का नाम, नेम क्लॉज, जिसमें मेंशन रहता है कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है, किस स्टेट में सिचुएटेड है, किस सिटी में सिचुएटेड है, ठीक है, तो रजिस्टर ऑफिस क्लॉज। देन आता है ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्लॉज का मतलब क्या होता है, किस लिए कंपनी बनाया गया है, किस काम के लिए कंपनी को बनाया गया है। देन आता है लायबिलिटी क्लॉज, मतलब कंपनी का जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, ठीक है, कि अनलिमिटेड है, अगर लिमिटेड है तो कहाँ तक लिमिटेड है, ठीक है, ये मेंशन हुआ रहता है।
और कैपिटल क्लॉज में क्या रहता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना हो सकता है, कंपनी मैक्सिमम कितना कैपिटल रेज कर सकता है पब्लिक से। एसोसिएशन क्लॉज में क्या होता है कि जो सिग्नेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो लोग अपना कंसेंट देते हैं कि जो भी मेमोरेंडम में लिखा है वो सब सही है और वो लोग क्वालिफाइड शेयर्स परचेज करेगा। तो ये था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का टॉपिक। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर किया, पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड द रिमेनिंग पोर्शंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।